जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। क्या ये स्टेटमेंट येस और नो सही है या नहीं? हमारा तो मांगलिक नॉन मांगलिक का इशू है, क्या हम साथ नहीं रह पाएंगे? वो ग्रह दूसरे के लिए कितना ज्यादा घातक हो सकता है। कुंडली कैसी ये बता सकती है कि उस लड़के या लड़की की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कुंडली से कुछ भी निकाल सकता है। इनकी कुंडली में डिवोर्स लिखा है। डिवोर्स जैसी कोई भी चीज है ना, बहुत डीप हो गए तो जिसके साथ दर्द है ना वो जानता है वो किस दर्द में है। क्यों करे थे इतने वादे किसी की जिंदगी से खेलने के लिए? क्यों ट्रस्ट बिल्ड करते हो किसी का जब उसको तोड़ना होता है आपने? पेरेंट्स को मनाने के लिए क्या करना चाहिए? दो चीजें हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज का हमारा ये पॉडकास्ट अगेन आप लोगों की डिमांड पे आया है, क्योंकि बहुत वक्त से बहुत से लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि सर एक कोई पॉडकास्ट ऐसा जहाँ पर हम बात करें अबाउट रिलेशनशिप्स, हम बात करें अबाउट लव। हमने अक्सर बहुत सारे पॉडकास्ट में बात करी है लव के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, पोएट्स से, राइटर्स से, कपल्स से, लेकिन आज लव, रिलेशनशिप्स, सोल कनेक्शंस, ट्विन फ्लेम्स जैसी चीज़ों को जानते और समझते हैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब लोगों की मैरिजेस में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, लोगों के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती हैं, या शादी से पहले भी लोग कुंडली ज़रूर मिलवाते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि उनके पार्टनर के साथ क्या वो एस्ट्रोलॉजिकली सही एक मैच बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। ये एक बहुत प्रोमिनेंट प्रैक्टिस है और शायद बहुत सही प्रैक्टिस भी है। तो इसी पूरी चीज़ को आज हम समझेंगे इंडिया की एक बहुत ही रिनाउंड एंड वेल नोन एस्ट्रोलॉजर त्रिशला चतुर्वेदी जी से। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण। वंस अगेन थैंक यू सो मच अपना टाइम हमें देने के लिए। वेलकम टू द नमित शो। लोगों को आपको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। हर चीज़ के बारे में बात कर ली, 2026 के बारे में बात कर ली, 25 के बारे में कर ली थी, मैनिफेस्टेशन पे कर ली, राशियों पे कर ली, हर चीज़ पे हो गई बात, न्यूमरोलॉजी पे भी हो गई। अब आज एक और ऐसा टॉपिक जिसके लिए मेरे को शायद ऐसा लगता है कि आपके पास भी जितने क्लाइंट्स आते हैं ना, उनमें से एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन आता होगा जो अपनी रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम लेकर आते हैं, शादियों में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम। तो हम आज कोई बहुत ही इमोशनल या फिजियोलॉजिकल टॉक नहीं करेंगे, कोई सोशल बातें नहीं। आज हम सिर्फ बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में। जब भी बात आती है ना रिलेशनशिप्स की, रिश्तों की, तो लोग अक्सर कहते हैं हमारी शिव पार्वती की जोड़ी हमें चाहिए हमारी हो, या हमारा पति हमारे लिए शिव जैसा है, हमारी शिव पार्वती की जोड़ी है। तो अगर उसको हम इंग्लिश में ब्रेक डाउन करें तो लोग कहते हैं सोलमेट्स, ये मेरा सोलमेट है। लोगों को अक्सर लगता है मेरा पति या मेरी पत्नी मेरा सोलमेट है, या मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड मेरा सोलमेट है। एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? सोलमेट एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है? हर व्यक्ति का जो 7th हाउस होता है जी, वो उसके पार्टनर को दर्शाता है। ठीक है। ठीक है। अब वहां पर अगर हम बात ये करते हैं कि क्या आपको आपका सोलमेट मिलेगा, तो ये कुछ ग्रह होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि अगर उनका संबंध आपके 7th हाउस से है तो डेफिनेटली आपको अपने पिछले जन्म का ही साथी या आपके पिछले जन्म का व्यक्ति आपके साथ जुड़ाव में आता हुआ इस जन्म में भी मिलेगा। ठीक है। जैसे कि अगर आपके 7th हाउस का कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से या संबंध किसी भी तरीके से शुक्र से बन रहा है, केतु से बन रहा है, तो आपको आपके पिछले जन्म के साथी से ही दोबारा रीमैरिज होगी, या आपका जो साथी होगा वो आपके पिछले जन्म का ही आपका पार्टनर रहा होगा। ठीक है। एक बात। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं सोलमेट की जी, तो सोलमेट आपस में हम हैं या नहीं हैं, ये बहुत बारीक कन्वर्सेशन है। ओके। और इसके लिए हमें पहले एस्ट्रोलॉजी को बहुत डीप में जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर ये चीजें निकल कर आती हैं। आपका लग्न चार्ट, आपका चंद्र चार्ट, चंद्र लग्न जो होता है, और आपका नवांश, इन तीनों को जब मिलाकर कैलकुलेशन की जाती है तब पता चलता है कि क्या सामने वाला व्यक्ति आपका सोलमेट रहा है या नहीं रहा है। और सोलमेट ये जरूरी नहीं है कि जिससे आपकी शादी हो रही हो वो आपका सोलमेट रहा हो। ओके। ये कतई जरूरी नहीं है कि जिससे आप परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं या बंधे हुए हैं, आपकी शादी हो गई, आपने अपनी शादी के 20 साल भी जिस व्यक्ति के साथ निकाल दिए, वो आपका सोलमेट रहा हो।
ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है। ठीक। दूसरी चीज, सोल मेट को समझने के लिए पहले आप सोल कनेक्शन को समझिए। ठीक है। सोल क्या है, आत्मा क्या है? आत्मा जो बार बार शरीर बदलती है और नए नए शरीर में जाकर अपना एक नया रूप, अपना एक नया रंग और अपने एक नए रिश्तों को स्थापित करती है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आज मेरा जन्म इस घर में हुआ है तो मैं पहले भी इसी घर में आई हूं। कई कई केसेस में जब हम पास्ट लाइफ करते हैं लोगों की और पास्ट लाइफ की चीज़ों को निकालते हैं तो पता चलता है बंदा रह रहा है अमेरिका में और पिछले जन्म में उसका जन्म हुआ था एक बहुत छोटे से गांव में हिमाचल में। तो सोल कहाँ से कहाँ पहुंच गई जी। ठीक है। बॉर्न एंड बॉट अप इंडिया का है और पिछले जन्म में वो व्यक्ति कहाँ का था, इंग्लैंड का। सोल कनेक्शन ऐसे होता है कि आप कहाँ से हो, आपकी सोल कहाँ से कितनी लंबी जर्नी तय करके आई है, किस किस तरह से आई है, ये पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक। सोल कनेक्शन की अगर जब हम बात करते हैं तो देखिए सोल कनेक्शन का ज़रूरी नहीं है कि एक ही रिश्ता, ठीक है, कि हम पार्टनर्स हैं, हम लव पार्टनर्स हैं, हमारी शादी हो गई है या हमारी एंगेजमेंट हो गई है या हम एक बहुत लंबे समय से लिव इन में रहे हैं तो हम एक दूसरे के साथ सोल पार्टनर्स हैं। नहीं, सोल कनेक्शन किसी का भी किसी के साथ हो सकता है। सोल कनेक्शन एक बेटे का माँ के साथ, अच्छा, एक पिता का अपने बच्चे के साथ, एक दोस्त का दोस्त के साथ, और 90% केसेस में तो एक अजनबी ही दूसरे अजनबी के साथ सोल कनेक्शन बना के चला जाता है। ओके, दैट इज़ वेरी आई ओपनिंग। इन कुछ बहुत नई इन्फॉर्मेशन है ये। हम कई बार ऐसा सुनते हैं नमित कि कोई व्यक्ति जा रहा था, अचानक से उसे रास्ते में चलते हुए आभास हुआ जैसे किसी ने उसको बोला कि रुक जाओ, और उसने गाड़ी रोकी और 2 मिनट बाद वो क्या देखता है कि आगे एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। इतना बड़ा एरोप्लेन क्रैश हुआ पिछले साल। ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जो प्लेन पकड़ ही नहीं पाए। जब उनसे रीजंस पूछा गया तो उन्होंने कहा हम ट्रैफिक में फंस गए थे। हम उस समय वो क्या कर रहे थे पता है, वो ड्राइवर को बहुत पुश कर रहे थे, भैया आप जल्दी क्यों नहीं चल रहे हो, भैया आप इधर से क्यों नहीं चल रहे हो, भैया आप इधर से क्यों नहीं चल रहे हो। कहीं ना कहीं कोई सोल थी जो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर होता है ना, हमारी महादशाएं बदलती हैं। जब महादशा बदलती है तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि अब तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे पथ को ही बदल देगा, तुम्हारी लाइफ की जर्नी को ही बदल देगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप अगर देखेंगे तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है बड़ा उद्यम करी होती है, लड़ाई झगड़े करे होते हैं, दोस्तों के साथ बड़ी दोस्ती निभाई होती है, कॉलेज में खूब हुड़दंग रहे होते हैं, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो अपने आप को बिल्कुल टर्न करके एक अलग ही स्पिरिचुअल पथ पे चल देते हैं। इतना बड़ा क्रिकेटर, देश का जाना माना क्रिकेटर जो अपने स्टाइल के लिए जाना जाता था, स्टाइल आइकॉन, जिसने क्रिकेट की दुनिया के अंदर एक नए तरह का ट्रेंड लेके आया, दाढ़ियाँ ऐसी रखी जाएंगी, बाल ऐसे रखे जाएंगे, फिटनेस पे काम किया जाएगा, कपड़ों पे काम किया जाएगा, जिसने क्रिकेट में एक नए तरह की क्रांति लेकर आई और जिसने क्रिकेटर्स को ये समझाया कि हमारा काम केवल फील्ड में बैट या बॉल उठा के खेलना नहीं है, हमें अपने आप को भी प्रेजेंटेबल करना है। अचानक से वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के और एक अध्यात्म के पथ पे चल देता है। कैसे? ये सारी चीजें ना आपकी सोल डिसाइड करती है, और जिस दिन आपका सोल कनेक्शन ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाता है जिसको आपके सोल को एक नया टर्न देने होता है, वो अपने आप वो दिन आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आ जाता है। क्या होता है नमित, जब हम इन चीजों के बारे में बात करें ना, एक सोल का ना पर्पस होता है। सोल कनेक्शन को समझने के लिए पहले आपको सोल का कनेक्शन, आपको उसके पर्पस से समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति विशेष का पर्पस क्या है जिंदगी में आने का। अभी एक स्टोरी आई जिसमें आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़े उद्योगपति का बच्चा चला गया, एक इकलौता लड़का था। जी। और उन्होंने ये कह दिया कि मेरे को अब ये धन नहीं चाहिए, ये दौलत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं ये सब कुछ जो है चैरिटी में दे दूंगा और सब कुछ जो है वो दान कर दूंगा। क्या पर्पस था? एक सोल जो आपके माध्यम से आई इस दुनिया में, आप उसके पिता हुए, उसके जाने से आपने इतने सालों में जो मेहनत करके कमाया, आपका 1 मिनट में उस चीज से मोह हट गया।
सोल पर्पस। जब सोल पर्पस समझ में आएगा तो वो सोल कनेक्शन समझ में आएगा कि वो बाप बेटे का क्या सोल कनेक्शन था, राइट? तो पहले हमको स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना पड़ेगा। आपका लग्न, आपके लग्न में बैठे हुए ग्रह, और अगर वहां पे कोई ग्रह नहीं भी बैठा तो वो जो राशि है उसका मालिक कहाँ बैठा है, उसका संबंध किन ग्रहों के साथ है, आप किस महादशा में आप पैदा हुए हैं, आप किन चीज़ों को आगे अपनी लाइफ में लेकर जाने वाले हैं। जब तक आपको ये कनेक्शन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको अपनी सोल का पर्पस समझ नहीं आएगा। आपको जब तक अपनी सोल का पर्पस समझ में नहीं आएगा तब तक आपको सोल कनेक्शन समझ में नहीं आएगा। नारायण जब आ रहे थे पृथ्वी पर श्री कृष्ण का रूप धर के, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि मैं नर के बिना नहीं जाऊंगा। तब नर और नारायण दोनों पृथ्वी पर आए, तब महाभारत में गीता के उपदेश दिए गए। सोल पर्पस था, सोल कनेक्शन हुआ, और उसके बाद उससे एक चीज निकली जिससे सबका कहीं ना कहीं भला हुआ। आपने सोल पर्पस बहुत अच्छे से समझाया, फाउंडेशन बहुत अच्छी आपने रख दी। एंड आई गेस बहुत से लोगों को ये चीज़ें पहली बार समझ में आई होंगी कि क्या सोल पर्पस होता है एंड फिर उससे लिंक्ड क्या सोल कनेक्शन होता है। अब हम वापस से थोड़ा सा इस टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि आज हमारा जो पॉडकास्ट का मेन फोकस रहेगा वो रहेगा लव कनेक्शंस के बारे में, जो एक कपल के कनेक्शंस होते हैं। अक्सर ये एक चीज़ कही जाती है कि जोड़ियाँ, जैसे शादी की एक शादीशुदा जो जोड़ी होती है वो जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। क्या ये स्टेटमेंट येस और नो सही है या नहीं? जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, यस, पर आप सोल मेट्स होंगे, नो। तो ऊपर से हो सकता है एक जोड़ी बनी हो, पर धरती पे आकर वो एक दूसरे से शादी करे या ना करें इसकी सर्टेनिटी नहीं है। वो कार्मिक भी तो हो सकता है। अच्छा, आप एक दूसरे का कर्ज उतारने भी तो आ सकते हो। ठीक है। अब मैम एक और चीज़, क्या दो लोगों की कुंडलियों को या पत्रियों को मिलाकर ये बताया जा सकता है, लग्न चार्ट को मिलाकर ये बताया जा सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं या नहीं? केवल लग्न चार्ट से नहीं। ओके, मतलब डीप स्टडी की रिक्वायरमेंट होगी? बिल्कुल होगी। क्या ये बताया जा सकता है उनका आपस में कोई कार्मिक कनेक्शन था या नहीं? बिल्कुल बताया जा सकता है। अब जैसे कई लोग, अब बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कुंडली मिलाने का। अक्सर ना जो आजकल के मॉडर्न लोग हैं विद मॉडर्न थिंकिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये कहते हैं कुंडली मिलाने से क्या होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में तो कुंडलियाँ नहीं मिलाई जाती, शादियाँ वहाँ पे भी होती हैं। हमारे इंडिया में कुंडली मिलाकर शादी करते हैं और डिवोर्सेस तब भी होते हैं। कुंडली का क्या रोल है शादी में? क्यों मिलाना ज़रूरी है या ज़रूरी है ही नहीं आपके हिसाब से? दो चीज़ें हैं जी। जो हमारे यहाँ पर गुण मिलान करते, पहले तो ना इस चीज़ को क्लियरली समझिए। हाँ, क्योंकि ये लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है कि हमारे गुण नहीं मिल रहे। लोगों को यही नहीं पता कि कुंडली मिलान इज समथिंग डिफरेंट और गुण मिलान इज समथिंग डिफरेंट। जी। आप गुण मिलान करने जा रहे हो कि आपस में आप दोनों के गुण कितने मिल रहे हैं, तो उस गुण से आपको ये पता चलता है कि भाई हम दोनों की जो राशियां हैं वो आपस में मैत्री है या नहीं है। ठीक है। तो हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ कैसी रहेगी। मैं दिन को अगर रात कहूंगी तो ये भी रात कहेगा, मैं अगर सुबह को अगर शाम कहूंगी तो ये भी शाम कहेगा, मैं अगर सुबह ये कहूंगी सुनो आज मेरा मन है आज तो कड़ी खाएंगे, तो इसको चाहे पसंद ना हो लेकिन ये भी कड़ी खाएगा। तो ये होता है आप दोनों के बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि आप एक दूसरे की खुशियां, एक दूसरे की ख्वाहिश, एक दूसरे की चीजों के साथ कितना अपने आप को जोड़ पाते हैं। ये गुण मिलान बताता है। ये गुण मिलान बताता है कि आप एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कंसर्न कितना है आपका, आप एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी दिखालोगे, कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे के साथ कितना चल दोगे, ये गुण मिलान बताता है। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, मैं वैसे नहीं करता पर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ जो कवर कर रहे हैं उसके साइड बाय साइड क्वेश्चंस भी कर लें। अभी हम गुण मिलान की बात कर रहे हैं, एक लोगों को ये क्लियर करो कि गुण मिलान अगर देखा जाता है तो कितने गुण मिलना इज द डिसेंट वन, कि अगर इतने मिल रहे हैं, इतने ब्रैकेट के बीच में मिल रहे हैं तो डिसेंट है। कीप इट अप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैं इसका जवाब ना बड़े दिनों से देना चाह रही थी। जी। आपके चाहे 10 ही गुण मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप पहले 2 डिफरेंट चीजों को समझिए। ठीक है। एक होता है कुंडली मिलान, एक होता है गुण मिलान। हाँ ठीक है, ये अभी आपने गुण मिलान समझा दिया हमें। ठीक है जी।
अब आप समझिए कुंडली मिलान। जी। आपकी कुंडली के अंदर अगर आपका 7th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन पे है, आपके 7th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छी पोजीशन पे है, आपके 7th हाउस को कोई भी बुरा ग्रह किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर रहा है, तो आपकी कुंडली में चाहे कुछ मर्जी हो, 10 गुण मिले, खटर पटर करते रहोगे एक दूसरे के साथ, लेकिन जिंदगी निकाल लोगे। डाइवोर्स का कारण वो नहीं है। ठीक है। डाइवोर्स का कारण वो नहीं है। ठीक है। अगेन बोल रही हूँ। ठीक, तो पहले तो आप ये समझिए कि आप कर क्या रहे हैं। तो पहले तो आप किसके पास जा रहे हो? आप जा रहे हो एक नॉर्मल ब्राह्मण के पास। नॉर्मल ब्राह्मण आपकी कुंडली देखेंगे जी। आपकी कुंडली में से आपके सारे गुण मिलान के लिए जो चीजें होती हैं उनको जोड़ेंगे कि किस किस में आपस में मित्रता है, किस में शत्रुता है, किस में कितने अंक आ रहे हैं। ठीक है, वो उन चीजों को देखकर अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं भैया इनका इस नाम से मिलान नहीं हो रहा, तो वो दूसरे नाम से मिलान करेंगे। वो आपका नाम चेंज करके भी आपकी शादी करा सकते हैं। हाँ, कई केसेस में हम देखते हैं, उसमें वो कहते हैं अब गुण मिल गए। ठीक है ना। ये एक बेसिक चीज है जो हमारे यहाँ पर हमारे बहुत सालों से हम लोगों के यहाँ पे एक प्रचलन में चली आ रही प्रथा है, जिसमें हम लोग इसी तरीके से कुंडलियों को मिलाने का काम करते हैं। लेकिन अब आप समझिए हम थोड़ा सा एडवांस टेक्निक पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको चाहिए एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, ये अगला स्टेप हो गया। फिर अब ये अगला स्टेप हो गया। ठीक है। वो आप दोनों की कुंडलियों को साथ में रखेंगे। अच्छा। और वो ये देखेंगे कि बेशक 10 गुण मिल रहे हैं, लेकिन इनका 7th हाउस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, महादशा जो है वो सपोर्ट कर रही है। आने वाली महादशा में इन दोनों को एक दूसरे को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है, तो इसकी पूजा करवाई जा सकती है। दोनों के मिलने से जो है इनके 5th हाउस में कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब संतान उत्पत्ति में कोई दिक्कत तो नहीं है। इस कुंडली में या इन दोनों के चार्ट में कहीं ना कहीं आगे डाइवोर्स होने की कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। ये सारी चीजों को वो कुंडली के बेसिस पे देखेंगे, जिसमें केवल आपकी लग्न कुंडली नहीं, आपकी नवांश कुंडली भी तो देखी जाएगी। ठीक है। आप दोनों की भाग्य कुंडली को भी तो एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा। आप केवल एक चार्ट पर कैसे कुंडली को मिलान कर देंगे? फिर तो आपको बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। ठीक, अब सपोज करिए किसी का न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली 1 नंबर आता है। ठीक है। और किसी का न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 8 नंबर आता है। सूर्य और शनि। हाँ, सूर्य और शनि। ये इसमें इतनी बात कर चुके हैं इसलिए मुझे याद है। अब इन दोनों की कॉर्टशिप या इन दोनों का एक रिलेशनशिप चल रहा है पिछले 7-8 साल से। ठीक है। रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जैसे ही शादी होती है दोनों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जी। ठीक है। अब आपको कुंडली के माध्यम से ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब हमारे गुण तो मिल ही रहे थे, एक दूसरे की पसंद आ रही थी, एक दूसरे के साथ हम बहुत अच्छे से खुश रह पा रहे थे, हम दिन भी काट रहे थे, रात भी काट रहे थे, सुबह भी काट रहे थे, शाम भी काट रहे थे। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया जो हम एक दूसरे के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह पा रहे, जो हम पागल थे एक दूसरे के साथ रहने के लिए। बहुत लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक, अब आप यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? अरे यार ये तो 1 था, मैं 8, इसलिए ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। भाई तो 1 और 8 तो आप पहले भी थे। हाँ, पहले ये इशू नहीं था। पहले ये इशू नहीं था। जब 2 लोग मिलते हैं और उनकी शादी के संस्कार होते हैं, तब वहां से आपके चार्ट का एक जो पर्टिकुलर आपका 7th हाउस है वो एक्टिव होता है। ठीक है। कई लोगों की पहली शादी अच्छी नहीं रहती, 7th हाउस अच्छा नहीं है, पहली शादी हुई टूट गई, पहली शादी हुई खराब हो गई। ठीक है, लेकिन दूसरी शादी बेहतरीन निकल जाती है। कितने लोगों के एग्जाम्पल दूं? पहली शादी हुई, वो शादी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरी शादी हुई बहुत अच्छी चल गई। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका जो दूसरा घर एक्टिव हुआ वो था 9th। ओके। ठीक है, 7th ने आपको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन 9th ने आपको सपोर्ट कर दिया, इसलिए वो चला, है ना। अब वहां पे कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक शादी जो है होते होते रह गई, सगाई हुई, बात हुई, बात होते होते हमारी वो शादी जो है नहीं हो पाई, एंड मोमेंट पे किसी बात पे वो बात खराब हो गई, चीज टूट गई, हमारी नहीं बन पाई। उसके बाद हमारी शादी हुई, वो बड़ी अच्छी चल गई,
और बहुत बेहतरीन रही, और कुछ सालों बाद हम इस बात पे अपने आप में बड़ा प्राउड फील करते हैं या बड़ा हैप्पीली फील करते हैं कि अच्छा हुआ हमारी वहाँ शादी नहीं हुई, यहाँ हुई, वहाँ होती तो पता नहीं क्या रहता, यहाँ हुई तो कम से कम मुझे एक अच्छी वाइफ या अच्छा हस्बैंड मिल गया, राइट जी। हम इस बात को फील करते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशंस आप दो लोगों के नाम से गुण मिलान करके नहीं निकाल सकते नमित। इसके लिए आपको प्रॉपर कुंडली कंसल्टेंसी चाहिए होती है। तो इस चीज के मतलब आप कह रहे हो पूरे चांसेस हैं कि जब गुण मिलाए गए, गुण बहुत अच्छे मिल गए, 36 गुण होते हैं राइट, मान लीजिए उनमें से 28 मिल गए, लेकिन फिर भी उन लोगों का डिवोर्स हो रहा है, वो इस वजह से कि कुंडली में प्रॉब्लम थी? बिल्कुल प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब आप वही कह रहे हैं कि गुण मिलान और कुंडली मिलान में हमेशा कुंडली मिलान पावरफुल रहेगा? डेफिनेटली पावरफुल रहेगा बच्चा, हमेशा रहेगा। हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा लोगों के अंदर फियर होता है कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से नहीं करानी, नॉन मांगलिक की मांगलिक से नहीं करानी, और इसके लिए आप भी जानते होंगे कितने लड़के लड़कियां आपके पास आते होंगे कि जी हमारा तो मांगलिक नॉन मांगलिक का इशू है, क्या हम साथ नहीं रह पाएंगे, किसी एक की ऐसा कहा जाता है डेथ हो जाएगी। ये कंफ्यूजन क्लियर करिए। पहले तो डेथ हो जाएगी ये तो कहीं नहीं बोला जाता है, तो डराने का एक भाव है, क्योंकि मांगलिक नॉन मांगलिक जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत लंबे समय तक चलना उनका बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये रियलिटी है? ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि एक की एनर्जीज बड़ी हाई होती है और एक की एनर्जी बड़ी लो होती है, तो दोनों एनर्जीज को एक साथ में कोअप करने में दिक्कत आती है। अच्छा। तो मांगलिक नॉन मांगलिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराव की स्थिति में रहते हैं। टकराव की स्थिति में अब ये कह देना कि एक को शारीरिक कष्ट बढ़ जाएंगे, दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कष्ट में आ जाएगा। तो देखो कष्ट किसी भी तरह के हो सकते हैं, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, बट होंगे। पर क्या कर सकते हैं फिर भी मांगलिक नॉन मांगलिक के उसमें शादी की, एक मांगलिक की हाँ नॉन मांगलिक बिल्कुल कर सकते हैं ना। बहुत सारी रेमेडीज है, बहुत सारी पूजा है जिनको आप पहले कर लेते हैं तो फिर कर सकते हैं। क्यों फिर नहीं ये कर प्रॉब्लम्स सकते? नहीं आती? देखो मांगलिक जो होता है बेसिकली मांगलिक को ये कहा जाता है जिसका मंगल तीव्र है ना। मांगलिक जो व्यक्ति है अगर उसका मंगल, अब जैसे सपोज करो किसी का मंगल जाके 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठ गया, वो 7th हाउस का ही लॉर्ड है। वैसे तो 12th में बैठा हुआ मंगल हमेशा ही मांगलिक ही बनाएगा, लेकिन यहाँ मैं दूसरा उदाहरण दे रही हूँ। 7th हाउस का लॉर्ड है मंगल, सपोज करो उसकी दूसरी राशि है वहां पे वृश्चिक, 8 नंबर, ठीक, और वो जाकर बैठ गया आपके 12th हाउस में। ऐसी कंडीशन में पंडित क्या कहेंगे आपसे या एस्ट्रोलॉजर क्या कहेंगे? एक तो मांगलिक है, ऊपर से 7th हाउस का लॉर्ड जाके 12th में बैठ गया, भाई इसकी तो शादी चल पाए बहुत बड़ी बात है, इसके तो 2 विवाह का योग होना ही होना है। या 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाए, कोई भी हो, 7th का 8th में चला गया तो लोग कहेंगे कि यार ये तो 2 विवाह के योग हो गए। सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर लोग अक्सर बात करते हैं, पर ऐसा नहीं है नमित, ऐसा नहीं है। ये चीजें काम करती हैं, पर ये बता रही होती हैं कि वो ग्रह दूसरे के लिए कितना ज्यादा घातक हो सकता है या कितना कष्टकारी हो सकता है। 7th हाउस में अगर कोई भी ग्रह आपका ऐसा बैठा है, जैसे सपोज करो सूर्य बैठा है 7th, सपोज कर लो, अगर सपोज 7th हाउस के अंदर सूर्य बैठा है तो ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होता है ना वो प्रोफेशनली बड़ा अच्छा स्टेबल हो सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, बहुत सारी चीजें इसमें बीच में, मैं एक इन जनरल आपको सिर्फ बता रही हूँ। यहां पर 7th हाउस का सूर्य आपको आपका एक स्टेबल, प्रोफेशनली स्टेबल पार्टनर देने की प्रॉमिस देता है, लेकिन मैरिज लाइफ नहीं चलने देता। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच कहीं ना कहीं मन मुटाव आएंगे, ईगो प्रॉब्लम आएगी, दोनों को एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन फील नहीं होगा। हो गया? अब क्या 7th का हमेशा सूर्य खराब होता है? नहीं ना। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि आपका पार्टनर का सूर्य कौन से घर का है और वो 7th हाउस से कौन सा घर बन रहा है, 4था है, 6ठा है, 8वां है, 12वां है। आपका सूर्य से आपके पार्टनर का सूर्य कहाँ है? ठीक, आप उसी प्रकार से चीजों को निकालने का कार्य करेंगे। बहुत सारी कैलकुलेशन आती है इसके बीच में। ये सिर्फ एक ये देख के कि अरे तू तो मई में पैदा हुआ है और तेरा पार्टनर है वो जून में पैदा हुआ है, तुम्हारी तो आपस में एक दूसरे की बनेगी नहीं।
मैम अभी हम बात कर रहे हैं मांगलिक की, मांगलिक वाला एक टॉपिक है, इसको मांगलिक दोष दूर किया जा सकता है, 100% दूर किया जा सकता है। मांगलिक दोष के अंदर बहुत 99.9% पॉसिबिलिटी होती है ड्यूल मैरिज या 3 मैरिज होने की। अच्छा, और इसके अंदर ये एक 28 साल वाला क्या क्लॉज है? मैंने बहुत लोगों को बोलते 28 सुना साल है। के बाद मांगलिक दोष जो है वो नम होने लग जाता है। अच्छा। उसमें जो एक तीव्रता होती है ना, मंगल क्या है? मंगल अग्नि है, आग है, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं अग्रेसिव प्लैनेट है, जिसका मंगल बहुत तीव्र होता है। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज्यादा जो है ना, हमेशा ऐसा व्यक्ति तपा हुआ बैठा रहता है, ठीक है। लेकिन 28 वर्ष के बाद वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसको थोड़ी सी शांति मिलनी चालू हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि 28 वर्ष के बाद मांगलिक दोष समाप्त होने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मांगलिक जो है उनकी शादी 28 के बाद होनी चाहिए, लेट होनी चाहिए। And अर्ली ऐसा हो क्यों? गई क्योंकि 22वें वर्ष के अंदर सूर्य का साथ मिल जाएगा ना। अच्छा। और सूर्य मंगल साथ में मिल गए तो फिर तो ब्लास्ट होना ही है। वो तो न्यूक्लियर बम का काम कर देंगे वहां पे। एक छोटा सा पटाखा नहीं फूटेगा, फिर वो न्यूक्लियर फूटेगा। इसलिए तो ज्योतिष जो बनी है ना, वो बेसिकली आपके एज के हिसाब से भी तो ग्रहों का प्रभाव है। हाँ। अब 28वें वर्ष के बाद क्यों कहते हैं? क्योंकि शुक्र एक्टिव हो जाता है। शुक्र क्या है? ठंडा। कई लोग तो उसको बर्फ भी कहते हैं शुक्र को, कि आइस है, बर्फ है। तो क्या होगा? पानी को अगर जलती हुई अग्नि के ऊपर आप अगर ठंडा पानी डालोगे या कोई चीज जल रही है, जलनशील है, अपन क्या कहते हैं? बेटा आइस का सेक कर लो, आइस लगा लो, जल गया आइस लगा लो, ठीक हो जाएगा। एक लॉजिक नहीं है ना नमित, बहुत सारी चीजें हैं, पर फिर भी बहुत सारी कंडीशंस में मांगलिक दोष को दूर करने के लिए 28 के बाद भी पूजन कराना पड़ जाता है। ठीक है। अब मैम यहाँ पे एक सवाल और लोगों का आता है कि मान लो शादी तो हो गई, अब शादी को 2 साल हो चुके हैं। अब यहाँ पे लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, क्योंकि हम बात कर रहे थे सोल पर्पस, सोल कनेक्शन और इन सब के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताती हूँ। बहुत सारे केसेस में मैंने शादियां न चलने का कारण ना तो ये देखा है कि एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक है, ना मैंने ये देखा है कि ये कुंडली जो है इस कुंडली के साथ में नहीं मिल रही है या कोई और दिक्कत आ रही है। वहां एक नई चीज निकल के आती है, दैट इज कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में आप किसी की शादी के तोड़ने का रीजन बने हो। दैट्स वाई इस जन्म में आपकी सोल उस दंड को भुगतेगी उस शरीर में। आपको वो पीड़ा, वो दर्द, वो तकलीफ आपको महसूस होगी जो आपने किसी को पिछले जन्म में दिया था। तो क्या हम इसको कार्मिक डेट कह सकते हैं? किसी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, डेफिनेटली कह सकते हो। अब कार्मिक डेट की अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा टॉपिक से हटके, अगर ये टॉपिक आ ही है तो मैंने एक आगे आपसे सवाल पूछना था कि कार्मिक कनेक्शंस क्या होते हैं। आजकल ना लोग बहुत बात कर रहे हैं कार्मिक कनेक्शंस के बारे में। कार्मिक कनेक्शंस क्या हैं? जो सोल, आप कई लोगों को देखोगे, कई बच्चे होते हैं, है ना, इनफैक्ट लड़कियां ले लो, लड़के ले लो, ठीक है, वो जैसे ही थोड़ा सा होश में आते हैं ना, उनकी सबसे पहली जो अंदर की डिजायर कह लो या अंदर की तड़प या उद्देश्य, वॉट एवर यू से, उनका पहला जो कर्म होता है ना, वो ये होता है कि उनको अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढना है। सब कुछ ठीक है, घर अच्छा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, कॉलेज अच्छा है, फ्रेंड्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, बट समथिंग इज मिसिंग। क्या? वी नीड अ पार्टनर, एक जो हमें समझ सके, जो हमारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रख सके, है ना, एक रिश्ता अधूरा सा, अनजाना सा, जो आपको पूरा कर दे। ये क्या होता है? ये एक कार्मिक आपका कहीं पीछे का डेंट है, जिसके लिए एक टाइम के बाद आपकी सोल उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ रही होती, पार्टनर को नहीं ढूंढ रही होती, वो उस सोल को ढूंढ रही होती है जिससे उसको अपने कर्म पूरे करवाने हैं। अच्छा।
तो ये कार्मिक कनेक्शन जो हम लोगों ने कहा, ये अक्सर ऐसा भी इस वजह से देखा जाता है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, कुछ वक्त तक रहा, आपको बहुत प्रॉब्लम्स दी, बहुत परेशान किया, या इनफैक्ट अगर हम रिलेशनशिप के टर्म्स में बात करें तो कुछ वक्त रिलेशनशिप में रहा, फिर आप पे चीट करके या कोई बहुत बुरा किसी तरह से आपको ब्रेक करके चला गया एंड फिर वो गायब हो गया, उसके बाद वो आपकी लाइफ में ही नहीं है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि एक कोई कार्मिक कनेक्शन था जो पूरा हुआ है। इज इट ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। और ये केवल ऐसा नहीं होता कि केवल लवर्स के बीच में है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, ये किसी के भी बीच में हो सकता है, दो दोस्तों के बीच में हो सकता है। आप कई बार ऐसा देखोगे कि आपके यहाँ पे कोई काम करने आया, आपकी टीम का मेंबर है, और जब वो आया तो आपको ऐसा लगा कि ये अब जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। इतना अपनापन, इतना एक बिल्कुल ऐसा भाई भाई, एक खांसी भी आई तो तुरंत उठ के अरे भाई पानी, अरे भाई ये, अरे भाई वो, मतलब एक उसका आपके साथ अलग ही कनेक्शन बना हुआ है। आप दुनिया के सामने ये कहते हो कोई मुझे छोड़ के चला जाए, एक बारी को मेरे अपना परिवार छोड़ दे, मेरा भाई मुझे छोड़ दे, मेरा सगा मेरा अपना बेटा मुझे छोड़ दे, लेकिन ये मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और आप एक दिन अचानक से देखते हो कि एक छोटी सी बात होती है और आप लोगों के बीच में कोई बहसा बहसी होती है और वो आपको छोड़ के चल देता। बड़े दिन तक आप दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, ये क्या हुआ, इतने प्यार से रखा, इतने जत्नों से रखा उसको, हर चीज़ उसकी पूरी करी, अपनी औलाद के लिए लाए नहीं लाए लेकिन उसके लिए पहले लाए, अपने लिए किया नहीं किया उसके लिए पहले किया, खुद ने खाया नहीं उसको पहले खिलाया, सारी चीज़ें करी, ये क्या हुआ, वो 1 मिनट में सब कुछ भूल गया। अक्सर लोग ये कहते हैं इतने दिनों का करा एक दिन में भूल गए, एक पल में, एक घंटे में। वो कार्मिक कनेक्शन उतना ही था, कार्मिक कनेक्शन उतना ही था। आप कई बार देखोगे, मैंने तो बहुत बार फील किया इस चीज़ को, आप कई बार देखोगे क्या होता है, हम किसी के साथ बहुत कनेक्टिवली कनेक्ट है, ठीक है, वो हमारा सबसे अच्छा क्लाइंट है, हमें पता है वो मार्केट में कहीं नहीं जाएगा हमें छोड़ के, हमसे ही काम करवाएगा, हमारे ही पास रहेगा। एक टाइम के बाद में उससे आपका बिल्कुल कनेक्शन कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसने करा लिया जितना कराना था, जितना लेना देना होना था वो हो गया, बस उसको जितना आपको पे करना था, आपसे जितनी सर्विसेज लेनी थी, वो कर्म उसके पूरे हुए। दैट इज अ कार्मिक कनेक्शन। दैट इज अ कार्मिक कनेक्शन। हम पैदा हुए, हमारा जन्म हमारे माँ बाप के घर में हुआ है, लेकिन बाकी के 2 भाई बहन वहां पल रहे हैं मम्मी पापा के साथ, और ड्यू टू सम रीजंस हमें चाचा के घर में जाके रहना पड़ा, हम वहां पल बढ़ के बड़े हो रहे हैं, अपने मम्मी पापा के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि उनका कोई ना कोई कार्मिक था जो उनको पूरा करना था। वेरी राइट मैम। तो यहाँ कार्मिक कनेक्शंस भी थोड़ी डीकोड हुए। अब वापस ज़रा आते हैं अपने उस टॉपिक पे जहाँ हम बात कर रहे थे कपल्स की, कुंडली मिलान की। आपने बहुत क्लियरली समझा दिया कि गुण मिलान सफिशिएंट नहीं है, कुंडली मिलान बहुत ज़रूरी है। मांगलिक वाले कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया। गुण मिलान में अगर किसी चीज़ की कमी है, गुण मिलान जैसे आपको नाड़ी दोष आ जाता है, तो आप उस चीज से ये निकाल सकते हो कि हमें आगे कंसीव करने में दिक्कत आएगी। अच्छा, अगर मैं इसको बहुत क्लियर वे में समझाऊं तो गुण मिलान बेसिकली आपके साइंटिफिकली चीजों को कनेक्ट करता है। ठीक है, कि आपको किन किन चीजों से एक दूसरे के से अच्छा या बुरा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है ना। लेकिन ये बहुत बेसिक है। ये नहीं बता सकता कि आपका डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। कम गुण वाले भी जिंदगी भर साथ चल देते हैं। आप जो अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, ठीक है, खैर उनका तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, उनके लिए तो मैरिज पता नहीं क्या अब थोड़े कमिटेड होने लगे हैं। या ये कह लो कि इंडिया में आके इंडियंस को देखकर उनके भी माइंड बदल गए, तो उनको भी समझ में आ गया कि शादी निभानी ही चाहिए करके। मैं सिंपल एक बात बताती हूँ, जितने भी हमारे सरदार भाई हैं वो कितने लोग कुंडलियां मिलाते हैं? नहीं मिलाते। गुण मिलाते हैं? नहीं मिलाते। मुस्लिम्स मिलाते हैं? नहीं मिलाते। क्रिश्चियंस मिलाते हैं? नहीं मिलाते। पर फिर भी कुछ शादियां ऐसी हैं जो आइडल हैं, बढ़िया से जिंदगी काट गए एक दूसरे के साथ, ठीक है। हाँ, दिक्कतें आई, खटर पटर हुई, बनती नहीं है, एक ने ये बोला दूसरे ने उसकी बात को काट दिया, एक को चाय पसंद है एक को लस्सी पसंद है, ये बेसिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई कपल्स ऐसे हैं जिनको इशू भी नहीं हुआ, उन्होंने बच्चा ये अडॉप्ट कर लिया, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ बढ़िया से रह रहे हैं, है ना। तो रीजन हो सकते हैं कार्मिक आपके, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं और आपको एक जीवन काटना है, उसमें कुछ परेशानियां आपको आ सकती है, ये गुण मिलान है। अच्छा, ठीक है। अब मैम एक रियल टाइम सिचुएशन डिस्कस करता हूँ जो शायद आपने भी अपने एस्ट्रोलॉजी के करियर में बहुत बार फेस करी होगी।
लड़का और लड़की हैं, रिलेशनशिप में, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 4 साल से रिलेशनशिप में, बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, कोई शिकायत नहीं है, दोनों ने फैमिलीज़ को बताया शादी के लिए, फैमिली आए एस्ट्रोलॉजर के पास कि ये दोनों की कुंडलियां हैं, अब आप बताओ। एस्ट्रोलॉजर ने कुंडली मिलान करके कहा कि नहीं, दोनों की शादी नहीं बनती है, बहुत प्रॉब्लम्स है शादी के अंदर, ईगो इश्यूज हैं, थॉट प्रोसेस मैच नहीं करेगा, सब कुछ है। लेकिन लड़का लड़की कह रहे हैं हमारा तो 4 साल से इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इतना अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, तो एकदम से एस्ट्रोलॉजर ये कैसे कह रहे हैं कि शादी के बाद इतनी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी? इसका क्या रीज़न होता है? अक्सर ये बहुत बार होता होगा कि वो चीज़ मैच नहीं कर रही, कि अभी तक रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा है पर शादी अच्छी नहीं बता रहे। आपका 5th हाउस आपको सपोर्ट कर रहा था, आपकी लव रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, अच्छा, ठीक है। लेकिन शादी के बाद आपको दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं आपकी महादशा चेंज होने वाली है। आपका 7th हाउस कहीं ना कहीं उस चीज में सामने वाले एस्ट्रोलॉजर को कोई पीड़ा होती हुई दिखाई दे रहा है। 7th का संबंध कहीं ना कहीं आपके 8th या 12th के साथ दिख रहा है, दैट्स वाई वो आपको ये कह रहा है कि भाई ये दिक्कत आपको फेस करनी पड़ जाएगी। लग्न में कोई ऐसा गोचर के अंदर ग्रह आ रहा है जिसकी दृष्टि आपके 7th हाउस पे आ रही है, तो उसको ये समझ में आ रहा है कि भाई ये शादी, रिलेशन तो ठीक है, लेकिन शादी हुई और शादी के बाद दोनों साथ रहे तो ये दिक्कत आएगी। उसने आपको क्लियर वो चीज बताई, ठीक है। लेकिन इन चीजों की रेमेडीज भी तो है। अच्छा, अब जैसे कई केसेस में ऐसा होता है नमित कि हम ये कहते हैं आप लोग ना अग्नि फेरे मत करना, अच्छा, वरना आपको दिक्कत आने वाली है। आप मैरिज करो तो आप या तो कोर्ट मैरिज कर लेना, या फिर आप लोग गुरुद्वारे में जाके शादी कर लेना, या फिर आप जो है नॉर्मल अपना मंदिर में जो गठबंधन वगैरह होता है वो कर लेना। कई धर्म ऐसे हैं जिनके अंदर अग्नि फेरे होते भी नहीं है ना, ये हम हिंदुओं में होते हैं जी। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन बता दिया गया, अच्छा, एक तरीका बता दिया गया कि एक पर्टिकुलर जो रिचुअल है उसको फॉलो मत करना, वरना ये शादी नहीं चलेगी। समस्या का समाधान है, मतलब हर समस्या का समाधान है। इस दुनिया में कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं है? ये बात अलग है कि वो कितना टाइम टेकन है, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। कई लोगों को हम ये कह देते हैं भाई, अभी जैसे जनवरी में हमसे किसी ने कंसल्ट किया, उसने कहा मैम मुझे मैरिज करनी है, मेरा इतने साल का रिलेशनशिप है, तो हम उसको कहते हैं भाई नवंबर तक रुक जा बेटा, नवंबर के बाद शादी कर लियो, तब तक जैसा रिलेशन चल रहा है चलने दो। कई आते हैं जिन्हें हम ये कहते हैं नहीं अब तो तुम 1 महीना भी मत रुकना, सबसे पहला काम ये करना कि शादी करना। तो आपके ग्रह आपको उस तरीके से बताते ना, एक्सरे तो है, उसको अच्छे से आपने रीड कर लिया तो आप सामने वाले की बीमारी निकाल के बता सकते हो, उस तरह की दवाई दे सकते हो। इसमें बड़ी कहानी क्या है? वेरी ट्रू। जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर कुंडली, उस वक्त आपकी कुंडली आपके बारे में क्या बता रही है। अब मैम, क्या अक्सर ऐसी ये सिचुएशन भी देखी गई है कि शादी के बाद एकदम से लड़के का प्रोफेशनली डाउनफॉल आ गया, या लड़की का बहुत डाउनफॉल आ गया, या दोनों में से किसी की एक हेल्थ बहुत अनएक्सपेक्टेडली खराब हो गई, तो क्या शादी के बाद भाग्य भी बदलता है या इस तरह से भी चीजें चेंज हो जाती हैं? सब कुछ बदलता है, भाग्य, रंग, रूप, सोच, सब 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 बदलता है। अब मान लो जैसे कहते हैं शुक्र लग्जरी के लिए प्लैनेट माने जाते हैं, और किसी की शुक्र की महादशा चल रही है 20 साल की, कि बहुत लग्जरी है, लेकिन वो देख रहे हैं कि यार शादी हुई और उसके बाद तो चीज़ें बहुत उल्टी चल रही हैं, बहुत ऑपोजिट हो रही हैं। क्या रीजन होते हैं इनमें? मतलब अगले की अपनी इंडिविजुअल कुंडली तो स्ट्रांग है, अगेन कुंडली मैचिंग एक चीज, और दूसरा एक दूसरे के साथ आपकी एनर्जी का जुड़ना। अच्छा, यहाँ ये चीज बड़ा दिक्कत का काम करती है। कई लोग होते हैं जिनका शादी के बाद एकदम से ऐसे बूस्ट आ जाता है। हाँ, ये कहा जाता है कि वो लाइफ पार्टनर के कदम बहुत शुभ थे, मोहल्ले में, घर में लोग बोलते हैं अरे क्या बहू क्या आई, इनके तो वारे नारे हो गए, है ना। तो देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कुंडली से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या कई बार ऐसा होता है जैसे मैंने अभी आपको बोला कि पंडित आपकी कुंडली देख रहा है, उसने देखते ही बोल दिया भाई अभी थोड़े टाइम मत शादी करना, 6 महीने रुक जाओ, या 1 साल रुक जाओ, या 2 साल रुक जाओ, उसके बाद शादी करना। जैसे अभी मेरे पास में एक लगभग जून के आसपास एक कुंडली थी, और वो मेरे बहुत क्लोज, मेरे ब्रदर का बेस्ट फ्रेंड है वो।
तो उसकी शादी की बात चल रही थी, उन्होंने बड़ी सारी लड़कियां देखी, सब कुछ किया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तू अभी रुक जा, और तेरे पास 4 नवंबर के बाद जो रिश्ता है तो उसके लिए हाँ कर देना। ठीक है। तो काफी सारे उसके, लेकिन वही है, घर वाले देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, आ जा रहा है, आ जा रहा है, आ जा रहा है, आ जा रहा है। एंड ऑफ द डे उसकी शादी होनी ही तय नवंबर में थी। Okay. वही हुआ। तो आपको कहीं ना ये पता होता है आपका लाइफ पार्टनर अपने पार्टनर के लिए कितना ज्यादा लकी है, कितना ज्यादा उसके लिए जो है आप कह सकते हो कि उसके भाग्य को बनाने का काम कर रहा है। जैसे जो लड़कियां होती हैं जिनके चंद्र पर्वत, ये चंद्र पर्वत होता है, ये वाली जो जगह है ये आपके चंद्र पर्वत है, ठीक है। सबसे छोटी उंगली के नीचे जो ये होता है ये चंद्र पर्वत होता है। यहाँ पर अगर किसी लड़की के बहुत ज्यादा कट्स या निशान नहीं है तो ऐसी लड़कियां बड़ी भाग्यशाली होती हैं अपने पति के लिए। ओके। विवाह के बाद उनकी किस्मत जरूर बनती है। ओके। या उनकी किस्मत बनने के रास्ते निकल आते हैं। ठीक है। ठीक है। जिस लड़की के हाथ में मध्य में इस जगह पर बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे अगर 3 क्रॉस के निशान हैं, ये 2 लाइनें होती हैं, ये हार्ट लाइन होती है और ये आपका माइंड लाइन होती है। इसके बीच में अगर आपके 3 यहाँ पर क्रॉस के निशान हैं, कौन सा वाला क्रॉस? प्लस वाला नहीं, क्रॉस मल्टीपल वाला। हाँ, मल्टीपल। यहाँ पे 3 मल्टीपल वाले अगर आपके निशान हैं तो ऐसी जो लड़कियां होती हैं वो शादी के बाद अपने ससुराल वालों के लिए बड़ी भाग्यशाली हो जाती हैं। ओके। ठीक। जिस लड़की की भाग्य रेखा बहुत अच्छी होती है ऐसी लड़कियां उनके जाते ही उनके पति का प्रोफेशन चेंज हो जाता है और वो उसमें बड़ी वृद्धि और तरक्की कर लेते हैं। ओके। जिन लड़कियों के सबसे छोटी वाली उंगली के ये वाला जो पर्वत है जिसको हम बुध पर्वत कहते हैं, इस पर्वत के ऊपर अगर शंख का निशान है तो ऐसी लड़कियों के जो हस्बैंड है वो राजनीति में बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं। ओके। पब्लिक रिलेशन में बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं, बड़ा मान सम्मान पा लेते हैं। जिन लड़कियों का शुक्र पर्वत बहुत अच्छा होता है, अंगूठे के नीचे वाला शुक्र पर्वत बड़ा उभरा हुआ होता है, अच्छा होता है, ऐसा उसकी शादी होते ही उसका हस्बैंड जो है उसको एक लग्जरी लाइफ मिलने लग जाती है, घर गाड़ी बंगला सब आने लग जाता है। तो ये संकेत है। ठीक है। जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये भी बताते हैं कि शादी के बाद आपका भाग्य बनने वाला है बिगड़ने वाला है, बनने वाला है या बिगड़ने वाला है, ये सारी चीजें बताते हैं। और बिगड़ते भाग्य के उपाय हैं। बिल्कुल है, क्यों नहीं है कि उपाय करके उसी इंसान जिसके साथ भाग्य बिगड़ना था उसके साथ भाग्य सही भी रह सकता है। बिल्कुल सही रह सकता है। देखिए आप दोनों का एक दूसरे के साथ मिलना, कहीं ना कहीं अगेन हम उस थ्योरी पे आ जाते जहां से हम चालू हुए थे नमित। घूम फिर के अब आपको समझ में आएगा कि कहानी वहीं से चालू हुई है जहां हम हैं। हम कहीं भी चले जाए हमें लौट के उसी जगह पर आना पड़ेगा। क्या पता आपका उस व्यक्ति के साथ जुड़ना कहीं ना कहीं प्री डेस्टिनी ये लिखा होगा कि इस व्यक्ति के आते ही आपको तकलीफों का, दुखों का और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पर ये चीज कहाँ से आ रही है, कहाँ लिखा है, कहाँ से जुड़ी हुई आ रही है? कहीं ना कहीं आपके पास्ट कर्मा से। उनको क्लियर करिए, उनको स्पेल करके हटाइए। उनको आप जब साफ कर देंगे तो डेफिनेटली आप दोनों का मिलना एक दूसरे के लिए ठीक हो जाएगा। एक की एनर्जी अप हो सकती है, एक की एनर्जी डाउन हो सकती है, तो दोनों की मिल नहीं पा रही। इस वजह से एक की जिसकी बढ़ी हुई एनर्जी है उसकी घटी हुई एनर्जी को वो क्या कर रहा है और डाउन करने का काम कर रहा है। बीमार हो जा रहा है ऐसा व्यक्ति, शादी हुई बीमारियां आने चालू हो गई, शादी के बाद आए दिन कोई ना कोई बीमारी। हम दोनों में बहुत प्यार है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, केयर बहुत अच्छी है एक दूसरे को लेकर, लव बहुत है एक दूसरे को लेकर, अफेक्शन बहुत है, सब कुछ है, लेकिन किस चीज की वो आ रही है? एक बीमार बहुत रह जा रहा है। ठीक है, एनर्जी बिल्कुल एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं कर पा रही, तो उसका भी इलाज है। हमारे शास्त्रों में किस चीज का इलाज नहीं है वो बताओ मुझे। भूत प्रेत तक का तो इलाज है, तो ये तो बहुत छोटी छोटी बीमारियां जिनकी हम बात कर रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक्चुअली
प्रॉब्लम पता है ना हमें होती क्या है बेटा, कि जब ऐसी कोई दिक्कतें आती है ना तो हमारे 2 ग्रह उस समय ना सबसे ज्यादा हम पर इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज, सबसे पहला तो चंद्रमा, जो आपको इमोशनली वीक करता है, ठीक है, और इतना वीक कर देता है, इतना वीक कर देता है कि आपको मतलब समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, किस तरीके से इसका क्या हल निकालें, किसके पास जाएं जो हमें इस चीज का सॉल्यूशन दे दे, किसके पास कोई सही। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ऑन दैट केस आपको सही व्यक्ति भी आसानी से नहीं मिल पाता, क्योंकि नियति तो आपको कुछ और कराना चाह रही है ना। आपने मल्टीपल कुंडलियों के बारे में सुना है? नहीं, ये क्या है? बहुत बढ़िया, देखो मैं आपको बताती हूँ। हम ये कहते हैं इंसान अच्छे कर्म करेगा तो उसको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, हाँ, उसको किसी से भाग्य लिखवाने की जरूरत नहीं, उसका भाग्य अपने आप लिखा हुआ आएगा जी, ठीक है। एक सोल जब जन्म लेती है ना तो उसके भाग्य को उजागर करने के लिए उसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है, अलग अलग पथ होते हैं जी, ठीक है। कई इंसान दारू पीता हुआ, याशियां करता हुआ, लोगों को धोखा देता हुआ, चीट करता हुआ बढ़िया से पैसे कमा के जिंदगी काट लेता है, और कई ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी रगड़ते रहते हैं फिर भी अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। एक साइबर ठग 14 करोड़ रुपए का घपला कर रहा है, वो भी किसके साथ? एक बूढ़े कपल के साथ, और एक दिन में 14 करोड़ रुपए कमा के चला जाता है। और यहां एक बच्चा जो स्कूल में ब्रिलियंट रहा, कॉलेज में ब्रिलियंट रहा, इतनी बढ़िया स्कूल से कॉलेज से निकला, बढ़िया जॉब में गया, वो अपनी जिंदगी के 20 साल लगाएगा तब जाके 14 करोड़ रुपए कमा पाएगा। तो भाग्य खराब तो उस ठग नहीं किया अपना? बेशक किया, खराब तो किया उसने अपना भाग्य। पकड़ा जाएगा, जेल में जाएगा, सड़ेगा, मरेगा, व्हाटएवर जो भी होगा उसके साथ, वो उसकी अपनी डेस्टिनी है। लेकिन मेरा सिर्फ यहाँ आपको जो समझाने का मतलब है वो ये कि आपकी जब एक सोल जन्म लेती है तो आपकी डेस्टिनी को बनने के लिए मल्टीपल कुंडली आपको वहां पर साथ भी दे रही होती है और डिस्ट्रॉय भी कर रही होती है। चॉइस आपकी है, आप किस रास्ते को चूज करते हैं। चॉइस आपकी है। लोग कहते हैं ना उपाय करने से क्या होता है, उपाय करने से आपको सही चीज मिलती है, ओके, सही राह मिलती है। हम कभी नहीं कहते राधे कृष्णा, हम कहते हैं राहा दे कृष्णा, क्योंकि जो राधा राधा नाम का नाम जपेगा उसको राह जरूर दिखाने कृष्ण आएंगे। कृष्ण उसको लाके बरसा के पैसा नहीं दे देंगे। कभी भी राधे नाम का स्मरण करके आपको नाम, यश, कीर्ति ये सब नहीं मिलती, आपको वो सही डायरेक्शन, वो सही राह मिलती है जिससे वो मिलेगी कृष्ण जी द्वारा, जिससे वो सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। देने वाली तो वही है, हाँ, श्री जी, देने वाली तो वही है, लेकिन उस चीज के लिए राह कौन दिखाने आएगा? कृष्ण। आप अगर ये सोचे हम राधे जी के नाम से सिर्फ चलते चले जाएंगे तो कृष्ण भी हमारे को मिल जाएंगे और राधे जी भी मिल जाएंगी। बेटा जी, राधे जी भी वेट करेंगी कि कृष्ण जी आएंगे, तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, तभी मैं तुम्हारे भाग्य को खोलूंगी, तभी मैं तुम्हारी झोली भरूंगी। जाएंगी तो वो भी वहीं कि जाओ इसका काम करके आओ, मैं कह रही हूँ। तो बात को समझने की यहाँ पर हमको कोशिश करनी चाहिए जी। मैम, हमने यहाँ पे कनेक्शंस की इतनी बात करी, अभी हमने यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन की बात करी, कपल्स की भी बात करी, और हम कुंडली की बात कर रहे थे आज, क्योंकि ना मेरा पूरा फोकस ही है लव, रिलेशनशिप्स, मैरिज और कुंडली का रोल। अब अक्सर ना एक चीज़ देखी गई है, मैंने जिन यंग बच्चों की शादियां होनी होती है ना, 20 से लेकर 25-30, जब तक शादी नहीं होती, एक चीज़ ना जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास पेरेंट्स जाते हैं, वो खुद जाते हैं ना, एक सवाल होता है, इनकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, देख के बताओ। कुंडली कैसे ये बता सकती है कि उस बच्चे की, लड़के या लड़की की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? हाँ, बता सकती है। कैसे? आप बहुत, फिर वही वाली बात आ जाती है, बड़े सारे कैलकुलेशंस हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम एक उस पे बात करें जी, तो अगर आप उस बच्चे के 5th हाउस का कनेक्शन 7th हाउस से है, 7th का 5th से है, और अगर उसके 5th हाउस का कनेक्शन इस समय उसकी महादशा, दशा, अंतरदशा से चल रहा है, और जिस वक्त में वो दोनों मिले हैं वो महादशा अगर एक दूसरे के लिए सपोर्टिव है तो डेफिनेटली वो आपका जीवन साथी हो सकता है। दैट विल बी अ लव मैरिज। यस। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कहा जाता है कि अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा हैं। हाँ,
तब उस केस में अरेंज मैरिज का होता है। हाँ, और और कई केसेस में ऐसा है कि हम ये भी बता सकते हैं कि लव अरेंज होगी कि नहीं होगी, अच्छा, या लव लव ही रहेगी। ओके। शादी तो होगी लव मैरिज, लेकिन भाई घर से भागना ही पड़ेगा। हाँ, ये बहुत लोग कई बार एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं कि इसने एक बार तो भागना है। और अब यही है कि हमारी कुंडली हमारे मतलब इतनी गहरी चीज़ है, हमारी कुंडली वो हमारे बारे में इतनी चीज़ें बता देती है। अब कई एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं ना, वो ये भी बताते हैं देख के कि बहुत सुंदर लाइफ पार्टनर मिलेगा, बहुत अच्छा ऐसे रिच लाइफ पार्टनर मिलेगा। ये कैसे पता लग जाता है? पता लग जाता है ना बेटा, आपके 7th हाउस को कौन कौन से ग्रह एक तो देख रहे हैं जी, और दूसरा आपके 7th हाउस का कनेक्शन किसके साथ है। जैसे अगर आपके 7th हाउस के अंदर शुक्र बैठा है अपनी ही राशि के अंदर, तो आपको एक दिल से प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिलेगा, जो आपके साथ हर दुख हर सुख में आपके साथ चल देगा। अगर मैं ये कहूं तो वो आपकी झोंपड़ी को महल बनाने की क्षमता रखेगा। ठीक है। अगर आपके 7th हाउस के अंदर ऐसे ग्रह बैठे हैं जिनका पूरी तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है 7th हाउस पे, तो आपको अपने से ज्यादा सुंदर दिखने वाला हस्बैंड मिलेगा। ओके। ये तो आप बात कर रहे हैं केवल एक दूसरे के चार्ट्स को देख के बात करने की। अरे किसी लेडी के चार्ट को देखकर आप ये बता सकते हैं कि उसकी बेटी का हस्बैंड कैसा होगा, दामाद कैसा होगा। वेरी वेरी डीप नॉलेज। मैम, अब इसके अंदर एक चीज़ और, कई ना लोगों की कुंडली देखकर बता दिया जाता है इनकी कुंडली में डिवोर्स लिखा है, इनके 1 बार डिवोर्स होना है, 2 बार डिवोर्स होना है। ये एक तो पता कैसे चलता है? और मान लो किसी को पता चल गया तो क्या उससे पहले ही बचा जा सकता है कि वो चीज़ ना हो? क्या हम उसको बदल सकते हैं? बुरा मत मानना, डिवोर्स जैसी कोई भी चीज जब कुंडली बनाई गई थी तब थी नहीं। तो लोग बोलते कैसे हैं फिर आजकल एस्ट्रोलॉजर्स? सेपरेशन होता है। अच्छा, विछो, ठीक है। एक दूसरे से अलग होना होता है। अच्छा, अब अलग होने के रीजंस क्या होंगे वो आप निकाल सकते हो। क्या उसको अवॉइड किया जा सकता है कि ना हो? अगर किसी की कुंडली में लिखा है कि इनका तो अपने पार्टनर से अलग होना दिख रहा है, और अब हर कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी लाइफ में ऐसा हो, तो क्या इसको टाला जा सकता है? बिल्कुल टाला जा सकता है। अगेन रेमेडीज, जाना तो वहीं पड़ेगा। दवाई नहीं खाओगे ठीक कैसे होगे? पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग फील हो रही है, बुखार आ रहा है, सिम्टम सारे पूछे जा रहे हो, बताए जा रहे हो, लेकिन ये मैं जब बोल रही हूँ कि अगेन दवाई खा लो तो कह रहे हो अरे दवाई खानी पड़ेगी। अरे भाई, तो बिना दवाई के कैसे ठीक हो जाओगे? कई केसेस में तो ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा। एक बच्ची शादी करके घर आती है, घर के अंदर कोई ऐसी लेडी है जिसको बड़ी जलन है, ईर्ष्या है, इसके बेटे की शादी कैसे हो गई इतने अच्छे घर में, इसको इतनी अच्छी बहू कैसे मिल गई, इतनी पढ़ी लिखी बहू कैसे मिल गई, मॉडर्न जमाने की बच्ची आई अपने घर में, आई आके उसको ज़्यादा ध्यान नहीं है, चीज़ों को देखा नहीं, सामान इधर रखा है रख दिया। चाची जी आप देख रहे हैं? हाँ बेटा मैं देख रही हूँ, तू चिंता मत कर, तू यहीं छोड़ जा, मैं घड़ी वड़ी करके यहीं पे रखवा दूंगी, फलाने सर्वेंट से कह दूंगी वो घड़ी करके तेरी अलमारी में रख देगा। चाची जी ने उसमें से एक छोटा सा कपड़ा वहाँ से गायब किया, ले गई, जाके उसके ऊपर कुछ अपना नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया, चीज़ें करी, पता लगा 6 महीने के अंदर अंदर वही बहू उस घर के लिए जल्लाद बन गई, लड़ाई कर ली, पूरा पुलिस कचहरी हो गया, थाना पुलिस हो गया, सारी चीज़ें हो गई, इतना पैसा देना पड़ गया, जितना दहेज मिला नहीं उससे 4 गुना पैसा दे के उस केस को ख़त्म किया। ये क्या हुआ? बहू ऐसी थी। अरे बहू ऐसी थी, हमने तो कुंडली दिखाई थी, बड़े अच्छे पंडित ने हमको बताया था, बड़े अच्छे ज्योतिषी ने हमको बताया था कि नहीं कुंडली तो बहुत अच्छी है, घर भी बहुत अच्छा था, परिवार भी बहुत अच्छा था, ये क्या दिक्कत हो गई? ऐसे कैसे हो सकता है? आप अभी भी तय में नहीं जा रहे हो कि वहां पर हुआ क्या था। पता है, फिर कहोगे मैम इमोशनल बातों पे आ गए, पर वही वाली बात है, कुंडली बिना इमोशंस के चलती ही नहीं है। ठीक है। अगर आप अपने चंद्रमा को सही नहीं रखोगे तो सारी चीजें बर्बाद होंगी, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो दोस्ती यारी हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो शादी की, चाहे वो बिजनेस की, सब चीजें बर्बाद होती हैं। चंद्रमा सही रहता कैसे? स्ट्रेट क्वेश्चन। फिर हम बात करें ना इमोशंस की, जब तक आप इमोशंस को नहीं समझोगे, हाँ, 99.9% शादी टूटने का रीजन क्या है? वो हमारे इमोशंस को नहीं समझता। एक आदमी ने ख्वाहिश की मुझे प्यार मिले,
तो उसे एक स्त्री मिल गई। उसने ख्वाहिश की कि मेरा घर संवारे, तो उसे अर्धांगी मिल गई। उसने ख्वाहिश की कि मेरा वंश आगे बढ़े, तो वो माँ बन गई। स्त्री ने केवल ये चाहा कि आदमी मुझे समझ ले। वो ख्वाहिश आज भी अधूरी है ना? बहुत डीप हो गए तो। एक औरत से बात करने बैठोगे भाई तो डीप तो होगा ही ना, और खास करके ऐसी से जो दुनिया के दर्दों को समझती है। वेरी ट्रू। अगर मैं डीप नहीं होंगी तो मैं किसी के एहसासों को कैसे समझ पाऊंगी? वेरी ट्रू। एक एस्ट्रोलॉजर कितना अच्छा एस्ट्रोलॉजर है ये जरूरी नहीं है। एक एस्ट्रोलॉजर किसी की भावनाओं को, फीलिंग्स को, जज्बात को कितना अच्छे से पढ़ पाता है, ये बहुत जरूरी है। जब तक एक एस्ट्रोलॉजर दूसरे के दर्द से नहीं जुड़ेगा ना, तब तक उसकी सारी विद्या, सारी शिक्षा कूड़े में चली जाएगी। वो किसी का कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएगा। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। एक अच्छे ज्योतिषी को सबसे पहले दूसरे के दर्द से जुड़ना आना चाहिए। ये फीलिंग, ये वाइब्रेशन, ये सोल पर्पस आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द सोल पर्पस ऑफ माय लाइफ। मुझे इससे बिजनेस नहीं करना, मुझे इससे पैसा नहीं कमाना, मुझे उस चीज को एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करना है। और उस एक्सचेंज करने की प्रोसेस को अगर आप ठीक से कर पाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ आप हर किसी का इलाज कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है, तो हम बात वापस से उस पे लेके आते हैं। तो कई कुंडलियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर सिर्फ ग्रह नहीं आपके ऊपर काम कर रहे होते, बहुत सारी और भी चीजें काम कर रही होती हैं। फिर अगर हम थोड़ा सा डार्क साइड में चले जाएं, जिस पे काफी लोग विश्वास नहीं करते, पर आपको करना पड़ेगा। शादियों के समय पर हम लड़के को तलवार देते हैं, कटार देते हैं जी। हाँ, लड़की के हाथ में भी हम जो है चाकू या कटार या ऐसी चीजें बांधते हैं। लोहे का एक छल्ला बांध देते हैं, लोहे की कुछ चीजें बांधते हैं। हाथ में हम एक कौड़ी और कुछ चीजें बांध के उसके हाथ में बांधते हैं शादी के टाइम में। केवल लड़का या लड़की नहीं, बल्कि शादी में एकत्रित हुए वो सारे लोग जो उसमें मेन भूमिका निभाने वाले हैं, उनके भी हाथों के अंदर ये कलीरे और ये सारी चीजें बांधी जाती हैं। ठीक है, इसको हम रक्षा सूत्र कहते हैं। क्यों बांधते हैं हम ये रक्षा सूत्र? क्योंकि शादी के समय कुछ एंटिटीज होती हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, ओके, जो पूरी तरीके से कोशिश करती हैं कि हम दुल्हन पे या दूल्हे के ऊपर अपना पूरा असर दिखा दें। ठीक है, राइट? तो आप जब इन चीजों को डेप्थ में जाने की कोशिश करोगे और समझने की कोशिश करोगे, तो कोई भी शादी टूटने का रीजन केवल और केवल हम ये नहीं कह सकते कि उनके गुण अच्छे नहीं मिले इसलिए था, उनकी कुंडली अच्छी से नहीं मिली इसलिए था। नहीं, वास्तु दोष भी तो हो सकता है। आप शादी करके जिस घर में जा रहे हो, उस घर के अंदर मैरिड कपल सुखी रहा ही नहीं कभी, तो आप कैसे रह लोगे? पर अगर आप ओवरऑल मुझसे ये कहते हो कि मैम ये सारी चीजें कुंडली से निकाली जा सकती हैं, तो आई से यस। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कुंडली से कुछ भी निकाल सकता है, कुछ भी। क्या बात है, देखो आंसर मिल गया। मैम, लास्ट मैंने सेगमेंट रखा था टू टॉक अबाउट सम रेमेडीज इन दिस, बट उससे पहले एक और पोर्शन है जो बहुत कंट्रोवर्शियल है इस टॉपिक के अराउंड। मैं फिर भी आपसे पूछूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर रहे हैं प्यार की, हम बात कर रहे हैं मोहब्बत की, तो कई बार ना क्या होता है, अच्छा प्यार होता है, लड़का लड़की में प्यार है, वो शादी करना चाहते हैं, वो साथ रहना चाहते हैं, पर कभी कभी ना प्यार बन जाता है जुनून। मुझे उस लड़की से प्यार है पर शायद उसे मुझसे नहीं है, या शायद वो किसी वजह से मेरे साथ नहीं रह सकती, पर मैं ऐसे हो जाता हूँ कि मुझे प्यार है ना, तो अब तो इसको मेरा बनना पड़ेगा, जो बहुत लोगों को हो जाता है। या लड़का लड़की रिलेशनशिप में लड़के ने किसी वजह से छोड़ दिया, तो लड़की ने कहा अब तो इस लड़के को मेरा ही होना पड़ेगा, अब ये किसी और का नहीं हो सकता। और उस फीलिंग के अंदर फिर आता है रोल बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जो हम जगह जगह वो देखते हैं। मन चाहा प्यार पाइए 1 हफ्ते में, मन चाहा ये पाइए 2 दिन में, ये करके 10 दिन में वो आपके साथ होंगे। पहली बात तो स्ट्रेट क्वेश्चन, क्या ऐसी चीज़ें सच में होती हैं, ये सिर्फ पागल बनाने के काम है? दुनिया में सब कुछ होता है, होने को क्या नहीं होता। क्या ये सही है? अब अगला क्वेश्चन। बिल्कुल सही नहीं है। मेरे नाम पे जाने कितने पोस्टर लगे पड़े,
जो कि फर्जी हैं, जो कि सारे फर्जी हैं। मेरी अपने आईडी पे आपको ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं मिलेगा। मेरे उस पे कमिटमेंट मिलेगा क्या, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो। जी। देखो नमित, मैं बहुत क्लियर हूँ और मैं हमेशा एक चीज पे हमेशा से अड़िग हूँ और हमेशा रहूंगी। कोई मुझसे ये कहता है मैम हम एक बहुत लंबे रिलेशनशिप में थे, हाँ। हम 5 साल 7 साल 2 साल 1 साल, इट डजंट मैटर कि आप कितने समय से थे, इट्स मैटर कि आप कितने कनेक्टेड थे। ठीक है, ठीक है। अगर मेरी जिंदगी, मेरा मौत मेरा ही पार्टनर बन चुका है और उसने वो सारी कस्में और मेरे से वादे किए हैं कि मैं जीऊंगा तो तेरे साथ, मैं मरूंगा तो तेरे साथ, मैं पेरेंट्स को रेडी करूंगा, मैं अपने घर वालों को मनाऊंगा, घर वाले नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, मैंने जिम्मेदारी ली है ना, तू मेरे साथ रहेगी, हम अलग घर बसा लेंगे, हम अलग जगह जाएंगे, हम अलग जगह जॉब कर लेंगे, हम 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन साथ में जिएंगे। जब आप इतने सारे प्रोमिसेस इस लेवल पे किसी को करके आप वो कर देते हो ना कि मैं सिर्फ तेरे लिए और तू मेरे लिए, मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ पर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। अगर हमारी शादी नहीं हो तो हम दोनों जहर खा लेंगे लेकिन हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। और फिर अचानक से पता लगता है क्या, पेरेंट्स नहीं मान रहे, मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, पापा को हार्ट अटैक आ रहा है, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे लिए लड़की देखी जा रही है, तू मुझे भूल जा, मैं तुझे भूल जा। व्हाट द हेल इट इज। प्यार करने से पहले माँ का बीमार होना और बाप का हार्ट अटैक आना कहां चला गया था? तब इतनी रस्में, इतनी कस्में क्यों थी? क्यों करे थे इतने वादे किसी की जिंदगी से खेलने के लिए? क्यों ट्रस्ट बिल्ड करते हो किसी का जब उसको तोड़ना होता है आपने? अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं हमेशा उन बच्चों के साथ खड़ी हूं जो ये कहते हैं कि इतना सब हो गया, हमने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, हमसे इतनी वादे, इतनी कस्में ले ली गई, हमसे चुपचाप जो है मंदिर में भगवान के सामने सिंदूर भर के शादी कर ली गई, हमें यह कह दिया गया कि तू मेरी पत्नी है, मैं तेरा पति हूं, आप फोन करे और वाइफी क्या हालचाल है। अचानक से वो वाइफी कहां चली गई? ऑन दैट कंडीशन अगर आप मुझे ये कहते हो कि क्या ये सब करना ठीक है, तो मैं सरेआम कहती हूं हां, करना ठीक है। ऐसे आदमी को जिसने तुम्हारी जिंदगी के साथ खेला है ना, उसे किसी और की जिंदगी के साथ मत खेलने दो। ऐसा इंसान जो तुम्हें धोखा देकर जा रहा है ना, उसे किसी और का होने लायक मत छोड़ो। रहेगा तो मेरे साथ रहेगा, वरना किसी के साथ नहीं रहेगा। दैट्स इट। हाँ ठीक है, क्यों नहीं करूं। और क्या होता है मैम फिर उस कंडीशन में? बहुत सारे उपाय होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो काम करती हैं। बिल्कुल करती हैं। पर ट्रू स्टोरी नाम उजागर नहीं करूंगी, मेरी अपनी एक बच्ची है, ट्रू स्टोरी। मेरे पास आई एक पर्सन जिसके साथ उसका अच्छा खासा अफेयर चल रहा था। उसका अपनी वाइफ से डाइवोर्स हो रहा था, सेपरेट था अपनी वाइफ के साथ। उसके साथ कनेक्टिविटी में आया, मैं इमोशनली बड़ा डम्ड हो गया हूँ। ठीक है, एक रिलेशन था जो मेरा टूट रहा था। कंधा चाहिए, एक तो ये लड़कों को 2-2 मिनट में कंधा चाहिए और कंधा भी सालों को लड़कियों का ही चाहिए। ठीक है, और कंधे के नाम पे पता नहीं क्या क्या चाहिए। राइट, ठीक है, आ गए महाराज। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कुछ हो नहीं रहा, मेरी लाइफ मैस हो रही है, इधर से डाइवोर्स की सारी प्रोसेस चल रही है, इधर से काम नहीं हो पा रहा, मैं अपने पर्सनल लाइफ में परेशान, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में परेशान। मिल गया एक सहारा, सो कॉल्ड कंधा। अब उस कंधे के साथ में दिन रात बातें हो रही हैं, अपने इमोशंस को जो है किसी तरीके से क्लियर अप करने की कोशिश हो रही है। सारी चीज़ें ठीक हो गई, चलो उधर से डाइवोर्स हो गया, आप भी सेट हो गए, आप वापस से अपने रिफॉर्म में आ गए। अरे मेरा दिल किसी ने तोड़ा तो कोई किसी ने मेरा दिल जोड़ दिया, दैट काइंड ऑफ फॉर्म आप आ गए। ठीक है, अच्छा खासा सब कुछ आपका 3 साल तक चल रहा है। अब लड़की आपसे कह रही है भैया वहां भी आपका डाइवोर्स हो गया, मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया कि आप ऑलरेडी डाइवोर्सी हो, जबकि मैं नहीं हूं, मेरा कोई रिलेशन भी नहीं है। यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ माई लाइफ जिसे मैंने प्यार किया है। ठीक, लेकिन आप क्या कहते हो कि थोड़ा और वक्त देते हैं। मैं टूटा हूं ना, इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकता। ऐसे करते 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 आप 2 साल और निकाल देते हो, 5 साल हो गए। लड़की कह रही है मेरे को भी घर से प्रेशर आ रहा है भाई, मेरी भी फैमिली वाले कह रहे हैं कि अब तुझे शादी करनी है, तेरी पसंद का कोई है तो बता, नहीं तो हम तेरे लिए लड़का ढूंढे। ठीक है, तो फाइनली उधर से क्या जवाब, तुम अपनी ना लाइफ मेरे पीछे बर्बाद मत करो। 5 साल से क्या कर रहे थे आप,
और क्यों कर रहे थे? तब आपने क्यों नहीं कहा कि मुझे कंधा नहीं चाहिए, मेरी वजह से तेरी लाइफ खराब हो जाएगी, फिर तुझे एक कंधे की जरूरत पड़ेगी। एज यूजुअल इंसान टूटता है, मैं मर जाऊं, मैं सुसाइड कर लूं, मेरा प्यार मुझे छोड़ के चला गया। तब आप बताओ, ऑडियंस बताए क्या करना चाहिए? चंद्रगुप्त को चाणक्य थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद जहर देते थे। जब उनकी पत्नी को यह बात पता लगी तो उनको बड़ा क्रोध आया कि मेरे पति को क्यों ये एक एक बूंद रोज जो है जहर देते हैं। डेप्थ में जाने की, समझने की कोशिश तो की नहीं कि क्यों देते हैं। क्रोधित हो गई, पति से बोला कि ऐसे गुरु हैं आपके जो आपको जहर दे रहे हैं बूंद बूंद। पत्नी की बात बहुत बड़ी होती है भाई, हर किसी को समझ में आ जाती है। उनको भी आ गई चंद्रगुप्त जी को कि ये क्या, मुझे क्यों दिया जा रहा था जहर, और आप मुझे बिना बताए मुझे बूंद बूंद रोजाना जहर दे रहे थे। ठीक है जी, उनका मन हट गया अपने गुरु से, उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर लिया अपने गुरु के साथ। एक बार कुछ दुश्मन राजाओं ने मिलकर साजिश की और उनके खाने के अंदर जहर मिलाकर एक दासी के द्वारा उनको खिलाने के लिए भेज दिया। उन्होंने ग्रहण कर लिया, उन पे कोई असर ही नहीं हुआ। उनकी वाइफ ने खाया, उनके ऊपर असर कर गया। तब उनको समझ में आया कि क्यों दे रहे थे मेरे गुरु मुझे बूंद बूंद जहर। चीज गलत तब होती है जब उसका पर्पस गलत होता है। कोई भी विद्या, कोई भी करी हुई चीज तब गलत काम करती है जब आपका उद्देश्य ही गलत है। आपका उद्देश्य गलत है कि मुझे तो मेरे दोस्त की बीवी पसंद आ गई है, अब ये मेरी होनी चाहिए, इसके साथ मेरा वन नाइट स्टैंड होना चाहिए, तब आप ये चीजें यूज करोगे, गलत है। या कोई आपसे नहीं प्यार करता लेकिन उससे जबरदस्ती प्यार करवाने के लिए अगर आप यूज करोगे तो गलत है, तो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर कोई आपसे प्यार के वादे कस्में खा खा के आपको झूठ बोलकर, अपने माँ बाप की दुआई देकर, अब इमोशंस जागृत करके फैमिली के बारे में, अब आपको छोड़कर आपके प्यार को लात मार के जा रहा है, तो करना गलत नहीं है। आई एम वेरी क्लियर। उसके फिर उपाय हैं? बिल्कुल है, और बहुत सॉलिड उपाय हैं। वेरी राइट मैम। तो वो पर्पस और उद्देश्य मैटर करता है इस केस के अंदर। बिल्कुल करता है। और आप उसको अच्छे से पहले क्रॉस चेक करते हैं कि सामने वाला जो कुछ भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है। अपने पर्पस खुद ढूंढने पड़ते हैं, अपनी तकलीफ खुद समझनी पड़ती है। जे तन लागे वही तन जाने, पीर पराई कोई ना जाने। जिसके साथ दर्द है ना वो जानता है वो किस दर्द में है। उस दर्द की दवा उसको खुद ढूंढनी पड़ती है। जिसकी रातों की नींद जाती है ना, जो पूरी पूरी रात रोते रोते निकालता है, जिसे ना खाना अच्छा लगता है ना पीना अच्छा लगता है, जिसकी एक एक सांस घुटन के साथ जाती है ना, उसको समझ में आता है कि इस समय कुछ भी कर दो भगवान, कुछ भी कर दो, एक सांस दे दो जिंदगी जीने के लिए, या फिर मौत दे दो। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे व्यक्ति को जिसका सिर्फ कसूर यह है कि उसने किसी से प्यार किया है, उसे मौत तो नहीं मिलनी चाहिए, जिंदगी मिल जानी चाहिए। और जिंदगी मिलने के लिए अगर मुझे उस चीज में उसका कोई साथ देना पड़ता है, मैं उसे गलत नहीं मानती। बहुत स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर स्टैंड लेके आपने अपनी बात यहाँ पे कही, एंड दैट इज ग्रेट। आपने बहुत ओपनली, बहुत बोल्डली कहा जो आपको लगता है, एंड आई गेस यही सही चीज़ है कि जो आप फील करें वो खुल के कहें। अब मैम आते हैं फाइनल सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट, जिसके लिए लोग सबसे ज़्यादा आपको सुनते हैं भाई, सबसे ज़्यादा त्रिशला मैम को सुनते हैं लोग कि आप कुछ बहुत सटीक और बहुत क्लियर रेमेडीज देते हैं चीज़ों की। अब बात जब हो रही है प्यार की, बात हो रही है शादी की, रिश्तों की, एक कपल है, शादी हो गई, अब कुंडली मिली नहीं मिली, दैट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, शादी हो गई, प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है, लड़ाई झगड़े कलेश घर के अंदर बहुत है, अननेसेसरीली हैं, क्या करें? कुछ आराम मिल जाए। एक छोटा सा घड़ा लीजिए मिट्टी का, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा शहद रखिए फ्राइडे के दिन, ठीक है, ठीक है। सैटरडे से कुछ चंद गुलाब की पत्तियां, टूटा हुआ गुलाब चाहिए, गुलाब का फूल नहीं चाहिए, पत्तियां चाहिए, 2, 5, 10 जो आपको मिल जाए, पत्तियां डालना स्टार्ट कीजिए और शुक्र के जाप करना चालू करिए। ठीक है। आप शुक्र के तांत्रिक जाप भी कर सकते हैं और नॉर्मल जाप भी कर सकते हैं।
ठीक 5 दिन तक आपको ये काम करना है। घड़े को लाल रंग के कपड़े से 5वें दिन बांध देना है और ले जाके पीपल के पेड़ के नीचे रखना है और 3 परिक्रमा लगानी है और प्रार्थना करनी है कि हे हरि विष्णु, हे नारायण, मेरी घर गृहस्थी में जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानियां, उनको दूर करें। मेरे घर में जो भी तकलीफें आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको दूर करें और हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, ये आशीर्वाद दें और रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे। डेफिनेटली आने चालू हो जाएंगे। ग्रेट। अब मैम कुछ लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनकी ना शादी की कोशिश बहुत कर रहे हैं, या तो शादी हो नहीं रही, पार्टनर मिल नहीं रहा, मिल रहा है तो बात स्टार्ट होते ही रुक जाती है, कहीं से भी ना वो सिग्नल ही नहीं आ रहा शादी का, क्या करें? सबसे पहली बात, रुद्र गौरी अनुष्ठान। ठीक है। किसी अच्छे ब्राह्मण के द्वारा रुद्र गौरी अनुष्ठान करवाइए। उसकी जो भस्म होती है वो भस्म अपने साथ लेकर आइए और 11 दिन आप जल के अंदर मिला के भोलेनाथ के मंदिर में जाके उनको अर्पण करिए। करके देखिए, सॉल्यूशंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। डेफिनेटली लव मैरिज होगी। सटीक, एकदम सटीक है ये उपाय। हजारों के ऊपर काम किया है तो डेफिनेटली आपके भी व्यूअर्स के ऊपर काम करेगा। अब एक ना बड़ा कंट्रोवर्शियल सी चीज के बारे में बात करूंगा कि अक्सर ना कई बार क्या होता है, तो वैसे ही कंट्रोवर्सी के लिए फेमस हूँ, तो तुम कितनी भी कंट्रोवर्सी करवा लो, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, कंट्रोवर्सी करने वाले अपनी फितरत नहीं बदलेंगे और मैं कभी नहीं बदलने वाली। नमित, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, आई एम जस्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि जब मेरे पास रोती हुई लड़कियां मुस्कुराती हुई आती है ना, मुझे गले लगा कर कहती है ना, माँ आपने कर दिखाया, दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ माई लाइफ। मतलब उस समय मुझे लगता है हा मुझे इस दुनिया में रह के जन्नत मिल गई भाई। जन्नत क्या होती है मुझे उस समय फील होती है। वेरी ट्रू। अब हम कुछ शादियों ऐसे के कार्ड अभी दिखाती हूँ आपको। शादियों के कार्ड आते हैं, माँ बताओ ये 3 महीने पहले मुझे मना कर रहा था कि शादी नहीं होगी, माँ बताओ मेरी शादी का कार्ड छप गया, माँ लहंगा कौन सा लूं, चूज कराओ। ये मैसेजेस नहीं है नमित, ये पता है, ये आपको, ये जो आप कहते हो ना इतने कॉन्फिडेंस से सब मुझे कहते हैं ये इतनी बोल्डली कैसे बोल लेती हैं, ये इतने कॉन्फिडेंट, ये पता है, ये वो ताकत है वो जो बच्चियों से मुझे मिलती है, जिनकी टूटी हुई, एकदम गई हुई, लॉस्ट लाइफ, आखिरी सांस से वेंटिलेटर से जो उठकर आ जाती है ना, गजब है भाई, गजब है। तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितनी भी कंट्रोवर्शियल चीजें पूछो, आई एम रेडी। अब जैसे कई लोग हैं जिनके पार्टनर्स थोड़ा राह से भटक जाते हैं, हो सकता है हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड किसी और की तरफ तो किसी और की तरफ जाने लगते हैं। अब वो उनको प्रेम पूर्वक वापस ले आए शांति से, बिना किसी बड़े बवाल के, क्या ऐसा कर लें? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। वैसे तो मैंने बहुत सारे ऐसे उपाय दे रखे हैं, कोई भी करो, लेकिन ये वाला स्पेशली आज दे रही हूँ, कर लो। एक वाइट कलर का कपड़ा या रुमाल ले लो, उसके ऊपर एक रेड कलर से ट्रायंगल बनाओ, उस ट्रायंगल के बीच में लिखो रिम, ठीक है, और उसके नीचे एक नंबर लिखो 18521, ठीक है। इसको आपको अच्छे से फोल्ड कर लेना है, फोल्ड कर लीजिए, है ना। फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर आपको एक लाल रंग का धागा बांध देना है। अपने पार्टनर के यूज करे हुए कपड़े को इसके साथ बांधकर, अपने यूज करे हुए कपड़े के साथ लपेट कर अपनी किसी भी कबर्ड में या अपनी अटैची या अपने बैग में छुपा कर रख दीजिए, कोई इसको हाथ ना लगाए। कर लीजिए, पार्टनर का मन भी बदलने लगेगा, जो कहीं भटक रहा होगा वो भटकेगा नहीं, वापस आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब एक और फाइनल रेमेडी जो बहुत लोग जिसके लिए क्वेश्चन पूछते हैं, लड़का लड़की राजी, सब ठीक है, शादी करना चाहते हैं, लड़का भी अच्छा है, लड़की भी अच्छी, काजी फंस रहा है। पेरेंट्स बस कभी ना, कई बार क्या होता है, हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, कोई ये नहीं, बुरा नहीं चाहता, पर कभी कभी ना वो थोड़ा सोसाइटी का प्रेशर बीच में आ जाता है, थोड़े अपने पुराने थॉट्स, और वो एक हल्का सा पेरेंटल ईगो आ जाता है कि नहीं हम तो नहीं अलाउ करेंगे लव मैरिज, हम तो अरेंज ही कराएंगे। पेरेंट्स नहीं मान रहे, सब कुछ रेडी है, पेरेंट्स को मनाने के लिए क्या करना चाहिए? 5 गोमती चक्र और एक पारद के नंदी जी। नंदी जो है वो धर्म के स्थापक है, ठीक है ना। 5 गोमती चक्र और एक पारद के नंदी जी, एक तो अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर दीजिए। अच्छा, दोनों पार्टीज, ठीक है। सबसे पहला तो सिंपल ये काम कर लो, अभिमंत्रित होने चाहिए दोनों चीजें, अच्छे से अभिमंत्रित करके उनको गिफ्ट कर दो, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर पॉसिबल है तो एमेथिस्ट का पानी पिलाना स्टार्ट करो अपने फादर मदर को। अच्छा, एमेथिस्ट स्टोन आता है, पानी के अंदर डाल के रात भर रखो और वो पानी पिलाना स्टार्ट करो। अब ये तो हो गई वो चीजें जो इजीली आप कर सकते हो, या
पॉसिबल है तो आपने कर ली, अब पॉसिबल नहीं है, पानी पिलाएंगे तो कहेंगे ऐसे तो पानी पिलाता नहीं। आज पानी आ रहा है ग्लास आज तो भैया पानी क्या फुकवा के लाया है? कौन से मौलाना के पास जाके फुकवा के लाया? त्रिशला मैम की कौन सी रील देख ली थी और पता चले बड़ा देख रहा है आजकल तू। आपकी यही रील उनके फोन में आ गई, इसलिए पानी आया था। इसलिए पानी आया था। देखा है उनकी रील हमारे पास भी आता है, जब तू देखता है ना वो हमारे पास भी आता है। ये इंटरनेट बड़ा कमाल करता है भाई। ये पोल खोल देगा ये लोग। बिल्कुल खोल देता है। मेरे हस्बैंड जो देख रहे होते हैं ना, वो दूसरे दिन मुझे रील में दिखने लग जाते हैं, तो कहते हैं ये बढ़िया है, तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप पहुंच जाता है कि मैं क्या देख रहा था। एनीवेज, तो ये तो वो हो गया जो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं बता के करना चाहते, कोई चीज हिडन करना चाहते हैं, 5 बताशे ले लीजिए, उनको बीच में से हल्का सा फोड़ लीजिए। फोड़ने के बाद उसके अंदर आप थोड़ा सा घी डाल दीजिए, एक बूंद घी डाल दीजिए, 2 लौंग रख दीजिए, और इसको ले जाकर आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आइए। अपनी मनोकामना बोलिए, भगवान नारायण को आप याद करिए, स्मरण करिए, और उनसे कहिए कि मेरे जीवन की ये परेशानी है, इन्हें दूर करने के लिए आप हमें समाधान दीजिए। बहुत बढ़िया, तो उनको भी उनका रेमेडी असर दिख जाएगा। चलिए, तो मैम आज बहुत सारी बातें करी, प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, शादियां, उनमें प्रॉब्लम्स, कपल्स, इन सब के बारे में। इससे पहले मैं आज का पॉडकास्ट वाइंड करूं, आपका एक मैसेज जितने लोग आज आपको सुन रहे हैं उन सब के लिए, क्योंकि ना आजकल क्योंकि ना हमारी सोसाइटी में आजकल जितनी शादियां हो रही हैं उससे ज़्यादा टूट रही हैं, जितने लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं उससे ज़्यादा सेपरेट हो रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तो लोग ना डरने भी लगे हैं इन चीज़ों से कि यार आजकल का यूथ शादी से डरता है कि यार अगर बाई चांस गलती से भी गलत पार्टनर आ गया तो ज़िंदगी की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो सारे लोग, जितने लोग, चाहे वो शादीशुदा हैं चाहे वो सिंगल हैं, जो आपको सुन रहे हैं, कोई एक मैसेज उन सब के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ नमित कि आपकी शादी जो है ना, वो एक बहुत बड़ा हवन कुंड है, और इस हवन कुंड में आपको अनगिनत आहुतियां लगानी पड़ती हैं। कभी आपको अपनी ख्वाहिशों की, कभी आपको सामने वाले की हिसाब से अपनी चीज़ों को मारने की, कई बार उसमें मौन की आहुति लगती है। कुछ कहना चाहते हैं, बोलना बहुत कुछ है, चुप रहना पड़ता है, लेकिन चुप रहना पड़ता है। कई जगह ऐसा होता है कि हम नहीं करना चाहते, इच्छा नहीं है, पर इच्छा के विरुद्ध भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक बहुत बड़ा हवन कुंड है, जिसके अंदर आपको अनगिनत, चाहते हुए ना चाहते हुए, आहुति देनी पड़ती है। लेकिन जो पहली आहुति देनी चाहिए ना, वो होती है ईगो की। वेरी राइट। दूसरी आहुति जो होती है वो होती है बराबरी की। बराबर हो आप, या आपको एहसास होना चाहिए कि आप बराबर हो, लेकिन हर वक्त वो चीज बोलना या फील कराना कि मैं तुमसे कम नहीं हूं, मैं तुमसे कम नहीं हूं, रिश्ते नहीं चला करते। दोनों ही कम हो तभी एक दूसरे के साथ हो। दोनों पूरे होते ना तो यहाँ नहीं होते, ये रिश्ता नहीं होता। तो एक दूसरे के बराबर में खड़े होने की जो एक मन में नेगेटिव फीलिंग है, इसकी आहुति। एक सबसे बड़ी आहुति ना तेरा और मेरा, इसकी होनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन वचन लिया था, एक हाथ में दूसरा हाथ गया था, जिस दिन इस हाथ के ऊपर कुछ जल, सिक्का और चावल रखे गए थे, और जब माँ बाप ने इसी हाथ के नीचे हाथ लगाकर ये कन्या दान किया था, उस दिन ये मैं और मैं खत्म हो गया था और ये हम हो गया था। अब ये हाथ और ये हाथ नहीं रहा, ये हाथ हो गया। True. तो इसकी आहुति। वेरी ट्रू। तो मुझे लगता है बहुत चीज़ों की आहुति नहीं देनी, सिर्फ ये 3 आहुति अगर हम दे दें तो रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपनी अपनी चीज़ों को समझें, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और अगर हम इन्हीं चीज़ों को इजी लैंग्वेज में कहें तो शायद इन्हीं आहुतियों को हम एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइजेस कहते हैं। एडजस्टमेंट हम कहाँ नहीं कर रहे होते नमित? आप एक बात बताओ, कहाँ नहीं कर रहे होते? आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूं।
टू बी वेरी फ्रैंक। अच्छा। नहीं था, पर आपने टॉपिक ऐसा रखा हुआ था जो मेरी बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि मुझे करना है, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बहुत दिन से किसी के साथ बात ही नहीं कर पा रही, एंड यू आर द वन जिसके साथ मैं कर सकती थी। हर किसी के साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं होती, हर किसी के साथ आपकी वाइब्रेशन नहीं मिलती। तो मुझे पता था ये टॉपिक मुझे सिर्फ नमित के साथ करना है, तो मेरा मन नहीं था। लेकिन चूंकि टॉपिक ऐसा है, बहुत बच्चे भटक रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको मेरा ये काम चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि कितने व्यूज आएंगे, अरे 4 ने भी सुन लिया ना और उनकी भी लाइफ बन गई ना, मेरे लिए बहुत है। मुझे लगेगा मैंने आज काम किया, सक्सेस हो गया, दिया ना। कल मेरी एनिवर्सरी है, ठीक है, so beautiful. फिर भी मेरा कल पॉडकास्ट है, मुझे जाना है। तो आहुति तो हम भी दे रहे ना, हर इंसान देता है। प्रोफेशनल इंसान अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्टेबल करने के लिए आहुति देता है। वहां कंप्लेन क्यों नहीं करते? वहां आप खुश हो जाते हो केवल इसलिए क्योंकि महीने के अंत में पैसा मिल जाता है। यहां भी बहुत कुछ मिलता है बेटा, वेरी ट्रू। अगर आप समझने जाओगे ना, तो ये वो रिश्ता है जो आपको जिंदगी देता है, आपको सांसें देता है। ये वो रिश्ता है जो आपको सुकून देता है। That is so true. थैंक यू सो मच मैम, आज आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट वक्त दिया हमारी ऑडियंस को, और उनके जो इतने मेजर लाइफ के डाउट्स होते हैं उनको इतना इजीली, इतने सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करा, इतनी इजी रेमेडीज दी एट द एंड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी और सवाल हो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो आप त्रिशला मैम से जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना। हम फिर एक बार मैम का टाइम लेंगे, फिर एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट बनाएंगे और फिर आप लोगों के पास लेकर आएंगे। आज का पॉडकास्ट आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। अपने क्वेश्चन जितने भी हो ज़रूर पूछ लेना, मैम के सारे डिटेल्स नीचे कमेंट्स में मेंशन है। एक टॉपिक मैं ही दे देती हूँ नमित को, अब नमित उस पर काम करेगा। अब कब करेंगे पता नहीं, लेकिन इस पे नमित अब ज़रूर काम करेगा। चलो बताओ। क्योंकि आप लोगों ने हमेशा हमारा न्यूमरोलॉजी का बहुत पसंद किया है, डेफिनेटली, और हमेशा आप करते हैं। तो अगली बार हम जिस टॉपिक पे काम करने आएंगे ना, उसमें हम बात करेंगे कि कौन से नंबर्स वालों को बहुत इजीली लव लाइफ मिल जाती है, किन की बड़ी स्ट्रगल वाली रहती है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये बहुत इंटरेस्टिंग। कार्मिक रिलेशंस मिलते हैं, किसको सोल पर्पस मिलता है, किसको सोल मेट और किसको ट्विन फ्लेम। मैं सोच रहा हूँ कल मैम की एनिवर्सरी है, कल इसी पे पॉडकास्ट करने आ जाते हैं। चलो 1 to 9 नया पॉडकास्ट। तो मुझे मेरे ट्विन फ्लेम के साथ छोड़ो, ही इज अ ट्विन फ्लेम। मतलब मैं सच बोल रही हूँ, मैं और मेरे और मतलब आपके सर और मेरा रिलेशन ऐसा है कि मैं कई बार उनको कहती हूँ, पता नहीं मतलब पति पत्नी ठीक है, हम हैं एक दूसरे के, बट अगर आप देखो ना, हम 99.9% एक जैसे हैं। वाओ, दैट इज सो अमेजिंग। हमें कुछ भी अंतर नहीं है। That is so nice. तो गाइस डेफिनेटली अगला टॉपिक मैम इसी को हम रख रहे हैं। तो चलो एक पॉडकास्ट को तो मैंने टॉपिक बता दिया जिस पे आएगा, अब बाकी आप लोग बता देना कोई सवाल हो तो। ये मैम ने बताया था पर बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी आज का पॉडकास्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैम के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप मैम को रीच आउट ज़रूर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज पॉडकास्ट गाइस। जल्दी से जिसने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो आगे, और बहुत सारे अमेजिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं। हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।